हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मोल कॉन्सेप्ट्स को इसमें हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम एटम्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि एटम्स क्या होते हैं और डाल्टन्स थ्योरी। तो जैसे डाल्टन ने बताया था कि जो एटम्स होते हैं उनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और इसमें एटम्स में एक और चीज़ याद रखनी है कि एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, बट इसीलिए वो एक बॉन्डिंग के थ्रू मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड कैन एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली। ऐसे एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो एक बॉन्डिंग के थ्रू मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो इंडिपेंडेंट एक्सिस्ट कर सकते हैं, जिनको हम दो टर्म्स में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि जब एलिमेंट्स यानी सेम एलिमेंट्स जब एक कॉम्बिनेशन के थ्रू एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे कि हम सब बोल सकते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या ओजोन। इसमें हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन में 2 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन में 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि सिमिलर एलिमेंट्स जो बनाते हैं वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होते हैं। अब उसमें एटम्स की संख्या कितनी होती है या कितने एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम नंबर ऑफ एटम्स के रूप में पढ़ते हैं। जैसे द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, जिसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी। ठीक है, जिसमें हमें पता चलता है कि उसमें कितने एलिमेंट एक्सिस्ट हैं। या जैसे कुछ एलिमेंट्स गिवन है H2O2 N2 यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इस प्रकार से एलिमेंट। ये कैसे हैं, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें एटम्स के 2 एलिमेंट यानी हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट्स, इस प्रकार से हमें गिवन है। उसी प्रकार से हमें इसमें एलिमेंट्स गिवन होते हैं, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन में जो कंपाउंड है तो इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनाती है। जैसे यहाँ पे फास्फोरस में गिवन है P4 का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, या सल्फर किस टाइप से मॉलिक्यूल्स बनाती है, जिसमें 8 एटम्स उसमें मौजूद होते हैं। इसी प्रकार कार्बन की भी संख्या, जैसे फ्लोरीन्स यहाँ पे आपको गिवन है C60, यानी कार्बन का एक ऐसा फॉर्म होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये C16 के फॉर्म में फ्लोरीन्स हमें प्राप्त होता है, जिसको हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर एक बॉन्डिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। जैसे इसमें गिवन है HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम, इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट एटम्स एक कॉम्बिनेशन के थ्रू जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे इसमें 2 कंपाउंड्स यानी कि जो कंपाउंड्स है इसमें 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का, जिसको बोलते हैं डायटोमिक। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1, जिसको बोलते हैं ट्राइएटोमिक। इसी प्रकार टेट्रा, पेंटा या पॉली एटॉमिक, इस प्रकार से हम एटम्स को रीड करते हैं। इसके बाद केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एटम्स का, यानी कि जब कोई भी कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसमें जो
एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनका जब हम प्रॉपर नाम लेते हैं तो उसको हम केमिकल फार्मूला के रूप में रीड करते हैं। जैसे एग्जांपल H2O जिसको हम बोलते हैं वाटर, NH3 जिसको बोलते हैं अमोनिया, या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये इसके केमिकल नेम जो हमें गिवन होते हैं, या जो एलिमेंट्स गिवन होते हैं उनका एक प्रॉपर जो नाम होता है जिसको हम कंपाउंड के रूप में पढ़ते हैं कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो उसको हम रीड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एटम्स जो होते हैं वो एक ऐसा पार्ट्स होते हैं जिसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और एटम्स इंडिपेंडेंट एक्सिस्ट नहीं करते हैं, बट मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एक्सिस्ट कर सकते हैं। कुछ एटम्स ही इंडिपेंडेंट एक्सिस्ट कर सकते हैं जिसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, बल्कि अदर जो एलिमेंट्स हमें गिवन हैं वो इंडिपेंडेंट एक्सिस्ट नहीं कर सकते, वो किसी न किसी मॉलिक्यूल के टर्म में ही एक्सिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। ये हमारा था मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी में हमें इसमें थोड़ा सा ही टॉपिक पढ़ेंगे। वैलेंसी क्या होती है? द कॉम्बिनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज नॉन वैलेंसी, यानी कि वैलेंसी एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन के, किसी एलिमेंट्स में जो कॉम्बिनेशन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है उसको अपना सर्कल पूरा करने के लिए, या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा अदर कंपाउंड्स के साथ, जिसको हम वैलेंसी के टर्म में रीड करते हैं। ठीक है, वैलेंसी का और अदर टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वैलेंसी क्या होता है जिसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसमें आपको केवल इतना याद रखना कि वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो उस मॉलिक्यूल्स का जो एटॉमिक मास होता है एटम्स का, तो एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करने के बाद एक मॉलिक्यूल्स का मास हमें पता चल जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे हमें गिवन है एक कोई एटम्स, यहाँ पे हमें ये मॉलिक्यूल्स गिवन है, या बोल सकते हैं कंपाउंड गिवन है। इसमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। हमें H2O गिवन है तो हम बोल सकते हैं कि 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 18। और हम एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं U से, जिसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं। U का मीन्स होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, या AMU से भी हम इसको डिनोट करते हैं। तो जो हमारा वाटर का जो मास आया है यानी कि 18U, इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जिसमें हम एटम्स के मास से फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। और एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे हमें गिवन है यहाँ पे NH3। जैसे नाइट्रोजन का होता है 14, और हाइड्रोजन का 1, तो इसमें हम बोल सकते हैं 14 प्लस 3 × 1, यानी कि ये हो जाएगा 17 U, यानी यूनिफाइड मास। इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास किस टाइप से फाइंड करते हैं। तो इसमें जैसे कोई आपका मॉलिक्यूल्स गिवन हो रखा हो, तो इसमें हमें फॉर्मूला याद रखना है बेसिकली। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स
इक्वल होता है मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो मास आपका गिवन होगा, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी मॉलिक्यूलर मास के ग्राम मॉलिक्यूल्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपको गिवन है कोई एलिमेंट, यहाँ पे सपोज हमने मान लिया यहाँ पे 18 ग्राम ग्लूकोज। इसमें आपसे पूछा जाए 18 ग्राम ग्लूकोज में मॉलिक्यूल कितने ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। इसमें फाइंड करना है आपका क्वेश्चन हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है 18 ग्राम ग्लूकोज में नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे। बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली निकाल सकते हैं, जैसे हमें 18 ग्राम यहाँ पे गिवन है, और हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल गिवन है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का हम यहाँ पे पहले फाइंड कर लेंगे कि जो हमारा सब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो ग्लूकोज का बेसिकली होता है 180। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं पॉइंट, ये हमारा आ जाएगा 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ये हमारे ग्राम मॉलिक्यूल्स इसमें फाइंड हो जाएंगे। जैसे इसमें यदि कंफ्यूजन ग्लूकोज निकालेंगे कैसे, तो ग्लूकोज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो इस प्रकार से हम इसमें इसका मॉलिक्यूलर फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन का हमें गिवन है 6 × और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16। तो हम इसमें फाइंड कर सकते हैं 12 6 × 78, 12 1 12 और 16 6 × 96, और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 U। इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का फाइंड कर सकते हैं, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ग्राम मॉलिक्यूल्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम कि आयंस क्या होते हैं। ये तो हमारा ग्राम मॉलिक्यूल्स। आयंस को किस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि आयंस क्या होते हैं, तो इसमें हम देखेंगे एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज कॉल्ड आयन। यानी कोई भी एटम जो ग्रुप ऑफ एटम्स हो या सिंगल एटम्स हो, वो कुछ ना कुछ चार्ज लेकर चलते हैं अपने साथ, जिसको हम आयंस बोलते हैं। आयंस को हम दो टर्म्स में रीड करते हैं, पहला कैटायन और एनायन। कैटायन क्या होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज लेकर चलते हैं, और जो एनायन होते हैं वो हमेशा निगेटिव चार्ज लेकर चलते हैं। या डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं दोज आयन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायन, या बोल सकते हैं दोज आयन विच कैरी नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायन। यानी कि जो कैटायन होते हैं वो प्लस चार्ज लेकर चलते हैं, एनायन जो होते हैं वो माइनस चार्ज लेकर चलते हैं। इसके थ्रू हम कैटायन और एनायंस को रीड करते हैं। अब ये किस टाइप से कंपाउंड बनाते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे कि ये किस टाइप से कंपाउंड बनाते हैं।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे आपका गिवन है, एक एलिमेंट गिवन है यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन। जैसे जो हाइड्रोजन होता है इसमें एटॉमिक जो नंबर होता है, या इसमें बोल सकते हैं हम जो वैलेंसी होती है वो 1, तो ये प्लस चार्ज लेकर चलता है, और जो क्लोरीन होता है वो माइनस चार्ज लेकर चलता है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। यानी Cl का एक एटम हाइड्रोजन को मिल जाएगा, हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन को मिल जाएगा, यानी ये दोनों आपस में शेयरिंग करके HCl कंपाउंड बनाएंगे। इस प्रकार हम कैटायन या एनाइंस को आपस में रिएक्ट ये दोनों करते हैं। और एग्जाम्पल्स इसमें समझ लेंगे क्या होते हैं। सपोज यहाँ पे हमें गिवन है कोई एलिमेंट, यहाँ पे आपका गिवन है एक सोडियम का एलिमेंट, और सेकंड कंपाउंड आपका गिवन है NO3 का एक कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का एक कंपाउंड गिवन है। तो सोडियम के प्लस चार्ज है और नाइट्राइड के पास माइनस चार्ज, तो ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं, यानी ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, और जो एटम बनाएंगे वो होगा NaNO3 सोडियम ट्राई नाइट्राइड, यानी सोडियम नाइट्रेट ये बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें कैटायन और एनाइंस को याद रखना कि ये किस प्रकार से केमिकल कंपाउंड या केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, जो आयंस की साझेदारी या आयंस के शेयरिंग के थ्रू बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि ये हमारा यहाँ पे आयंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें मोल्स किसी एटम्स में मोल्स कितने प्रोड्यूस में मोल्स होते हैं, या किसी एटम्स में मोल्स कितने होते हैं। तो जो मोल्स हमें गिवन किए गए थे, एक साइंटिस्ट का नाम इसमें याद रखना है आपको, अमीदो आवोगाद्रो, ये नेम आपको याद रखना है। और इन्होंने ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने एक नंबर दिया था एटम्स के लिए 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर्स को हम बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर, या बेसिकली इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। A mole of a substance is amount of substance which contains same number of integers। इसमें क्या होता है आपके मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स जो एक एटम्स में प्रोड्यूस होते हैं, ये 12 ग्राम प्योर कार्बन 12 के बराबर यानी इक्वल होते हैं। यानी जो भी मोल होगा सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका एक मोल के बराबर होता है। जैसे इसमें हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारा इक्वल होगा, जो हमारा ये नंबर गिवन है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल। ठीक है, ये है इसमें हमें याद रखना है। और इस नंबर्स को हम बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर्स, या इसी को आवोगाद्रो कांस्टेंट भी बोला जाता है। यानी बेसिकली हम इसमें याद रखें, जैसे हमें कोई एलिमेंट गिवन है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स वो होते हैं वो इस नंबर के इक्वल होते हैं। या हम बोल सकते हैं जैसे हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर आपका इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम 23 एटम्स।
ठीक है, ये आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, या हम सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे मोल्स होते हैं उनको एक ग्राम में लिखने की, ग्राम में भी उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, या हम जैसे ये भी बोल सकते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल होता है 1 मोल के। ये इस टर्म में भी हम बोल सकते हैं। या 1 मोल यदि एटम्स आपसे पूछा जाए तो आप एटम्स होंगे 1 मोल में आपके 6.022 × 10⁻23 एटम्स। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि ग्राम में उसको डिनोट करना है तो 1 मोल = 1 ग्राम। ठीक है, जिसमें सिंपली हमने इसमें हाइड्रोजन लिया, या कुछ और एलिमेंट्स भी हम बोल सकते हैं, जैसे आपका कार्बन 6, आपके कार्बन 6 जो होता है, यानी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6। या सिंपली हम बोल सकते हैं कि कार्बन के 1 ग्राम में आपके 1 मोल जो होते हैं, 1 मोल कार्बन में 1 ग्राम कार्बन मोल्स होंगे। ठीक है, या 1 मोल = होगा आपका 1 ग्राम। यानी सिंपली भाषा में बोलें तो मोल को ग्राम में डिनोट हम करते हैं। या एटम्स आपसे पूछा जाए तो हम एटम्स को इस नंबर्स में टर्म्स करते हैं, यानी एवोगाड्रो नंबर्स के टर्म्स में डिनोट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें मॉलिक्यूलर, जो मोलर मास होता है, जिस टाइप से हम मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करते थे उसी टाइप से हम मोलर मास क्या होता है, तो इसमें देखेंगे मोलर मास इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। सिंपली इसमें याद रखना है मोलर मास इज द मास इन द ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं मोलर मास। जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट इक्वल ग्राम मोल 1। इस टर्म में हम इसको यूज करते हैं। जैसे सिंपली हमसे पूछा जा सकता है, जैसे हमें गिवन है कोई मोलर मास ऑफ CO2, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, यानी मॉलिक्यूलर मास जो गिवन होगा उसी को हम बोल सकते हैं ग्राम मोल -1। ये हमारा होगा मोलर मास। इस टर्म में हमें किसी भी कंपाउंड का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप से इसमें गिवन होगा तो वो भी हम देख लेंगे। जैसे सपोज हमें क्वेश्चन गिवन कर रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन है 142 ग्राम ऑफ Cl2 गैस, यानी Ci2 गैस के 142 ग्राम में हमें निकालना है कि इसमें मोलर मास इसका क्या होगा। जैसे में 142 ग्राम्स है तो इसमें मोल्स जो हैं वो कितने होंगे, तो इसमें सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे गिवन है फॉर्मूला जो हमारा होता है इसको याद रखना है। इसमें मोलर मास यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होगा हमारा मास ऑफ सब्सटेंस जो हमें गिवन होगा डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। इस टाइप से तो हम इसमें फाइंड करेंगे। हमें कितना गिवन कर रखा है 142 ग्राम डिवाइडेड बाय
Ci2 का मॉलिक्यूलर मास हमें इसमें याद रखेंगे Cl, जो हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 35.5। तो इसमें हमारे 2 मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं 30.5 × 2 यानी 71। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं 142.71, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मोल्स, ये हमारे इसमें आंसर यानी 2 मोल्स ये फाइंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ फॉर्मूला आपके गिवन कर रखे हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसमें कुछ तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आपके गिवन होते हैं। कुछ फार्मूलाज आप इसको याद रखना है इसमें आपको। कुछ नाम बेसिकली जैसे आपका कोई नाम है इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का आपका फॉर्मूला होता है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें कुछ बेसिक फार्मूला आपको याद रखना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें अल्कोहल, इसके बाद आपका आता पोटासियम, बेकिंग सोडा, बोरैक्स, बेकिंग सोडा और ये बेसिकली फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। फर्स्ट, स्टेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? तो इसमें हम आपको पहले पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है कि कोई भी आपका कंपाउंड्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, तो जो मॉलिक्यूल्स के थ्रू या एलिमेंट के थ्रू जो कंपाउंड्स आपके क्रिएट होंगे वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे कि हमने उसमें एग्जाम्पल देखा था वाटर का, हम बोल सकते हैं इसमें कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है इसका जो रेशियो होता है वो 1:8 के रेशियो में होता है। तो ये वाटर सी वाटर हो, ओशियन वाटर हो, तो इस टर्म में हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो ये हमने बेसिकली पढ़ा था एंटोनियो लेवाइजर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें गिवन है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स में कुछ क्वेश्चंस गिवन देख लेते हैं हम एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे। इन द कंपाउंड एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो इसमें ट्रू या फॉल्स वाले क्वेश्चंस गिवन कर रखे, तो बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जो आपका प्रोपोर्शन, ये कोई भी एलिमेंट है आपका कंपाउंड वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है, तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड जैसे कि हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ चुके, तो उसी को हम डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट आपका द सिंबल ऑफ एलिमेंट कॉपर इज CO। ये आपका गलत है, बिकॉज ऑफ कॉपर का जो सिंबल होता है वो Cu होता है। ठीक है, ये कुछ इसमें क्वेश्चंस आपके गिवन है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एटम्स नॉर्मली एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली? तो ये आपका रॉन्ग है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एटम्स है वो इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट नहीं कर सकते, बट मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट एक्सिस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस इसमें यस नो वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपके यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस गिवन कर रखे हैं, ये कुछ क्वेश्चन आंसर। नेम द स्मॉलेस्ट एटम फाउंड इन
नेचर, तो स्मॉलेस्ट एटम्स का नाम बताना था, तो आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक है, गिव द सिंबल ऑफ आयरन, तो आयरन का सिंबल Fe। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इन क्वेश्चंस को बेसिकली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ और भी क्वेश्चंस गिवन कर रखे हैं, आपके 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में, ये क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है द हु प्रपोज्ड इंडिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, मैटर की इंडिविजिबिलिटी के बारे में किसने बताया था। तो ये हमने पढ़ा था जॉन डॉल्टन्स की थ्योरी में, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ और भी क्वेश्चंस जो आपके गिवन है ये आपको सॉल्व करना है। तो इस क्लास में आपके लिए इतना ही, और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वैलेंसी, एटम्स का स्ट्रक्चर कैसे बना था, और एटम्स के कुछ मॉडल्स किस किस ने दिए थे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।